मैं डॉक्टर आर एम जोशी पोषण शिक्षा की ओर से आपका इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वेबिनार की पिछली सीरीज में हमने आपको प्रोटीन्स के बारे में बातचीत करी थी। मैंने आपको बताया था कि कैसे प्रोटीन्स हमारी सेहत पर असर करते हैं, कैसे हम प्रोटीन्स को अपनी डाइट में उनकी गुणवत्ता और मात्रा बढ़ा सकते हैं और हमें कितने प्रोटीन्स रोजाना लेने चाहिए। इसी सीरीज में आज हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर का ईंधन है, यानी कि हमारे शरीर के ये बॉडी फ्यूल है। और इस सेशन के दौरान हम कुछ सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, जैसे कि वजन बढ़ना, बिना डाइटिंग और बहुत ज़्यादा वर्कआउट के भी हम क्या अपना वजन कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम प्री डायबिटीज़, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, लिपिड प्रोफाइल इन सबको ठीक कर सकते हैं, या कम से कम इसमें हम अपनी दवाइयों को कम कर सकते हैं। कैंसर पेशेंट्स को क्या डाइट लेनी चाहिए, कैसे मैं अपना गठिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या एंकाइलोजेनस स्पॉन्डिलाइटिस जैसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स को मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और अगर किसी के हार्ट में ब्लड स्टेंट्स लगे हो तो उसे कौन सी डाइट लेनी चाहिए। तो आज हम इन सब प्रश्नों का उत्तर तलाशने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर रॉबर्ट लस्टिग ने कहा कि इफ यू कांट फिक्स योर हेल्थ अंटिल यू फिक्स योर फूड, सो हेल्थ के लिए सबसे जरूरी चीज है आपका भोजन। कार्बोहाइड्रेट के बाद में बात करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट जो है न्यूट्रिशन की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। सब लोग आजकल कार्बोहाइड्रेट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और डब्ल्यूएचओ के अनुसार 60% जो कैलोरीज हैं वो कार्बोहाइड्रेट के थ्रू आनी चाहिए। अब कार्बोहाइड्रेट में हमको 3-4 चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये दोनों बेसिक शुगर्स हैं। उसके बाद सुक्रोज, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का एक मिश्रण है। स्टार्च, स्टार्च जो है प्लांट्स वर्ल्ड में या वनस्पति जगत में ग्लूकोज को का एक स्टोरेज डिपो है। ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में ही जमा किया जाता है। जैसे हम जो कुछ खाते हैं, जैसे सीरियल्स हो गए या अनाज, दालें, आलू और बहुत सारी जो हमारी सब्जियां हैं, उन सब में स्टार्च होता है। उसके बाद फाइबर, और फाइबर की बात आती है, लेकिन फाइबर की चर्चा हम किसी और सेशन में करेंगे, आज नहीं। अब हमारी बॉडी में कुल मिलाकर अगर आप देखें किसी भी वक्त, तो टोटल 5 ग्राम ग्लूकोज ही मौजूद रहता है, यानी कि वो एक चाय की चम्मच के बराबर है। और 300 से 500 ग्राम जो है वो हमारे लीवर में या मसल्स में, मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। इसके अलावा अगर हम जो भी कार्बोहाइड्रेट लेंगे वो फैट में बदल दिया जाता है, और इस प्रक्रिया को डी नोवो लाइपोसिंथेसिस कहते हैं। जैसे अगर गाड़ी में बहुत ज़्यादा पेट्रोल चला जाए कार के इंजन में, तो हम लोग बोलते हैं कि ओवरफ्लो हो गया इंजन और गाड़ी ठीक से काम नहीं करती। उसी तरह से अगर शरीर में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज की मात्रा चली जाती है, तो वो ठीक से काम नहीं करता। और वास्तव में ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर की इसकी आवश्यकता बहुत ही कम है। एक आपको और याद रखना है, वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। आजकल जितनी भी जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, वो एक्चुअली मेटाबॉलिक सिंड्रोम का ही एक हिस्सा है। ये क्लस्टर ऑफ डिजीजेस है या बहुत सारी बीमारियों का एक समूह है, जैसे कि सेंट्रल ओबेसिटी, यानी कि पेट बड़ा हुआ हो, हाइपर इंसुलिनिया, इंसुलिन बढ़ जाता है ब्लड में, हाइपरग्लाइसीमिया, जिसे हम डायबिटीज के और प्री डायबिटीज के नाम से जानते हैं, ट्राइग्लाइसाइड्स का बढ़ना, हाइपर ट्राइग्लाइसीमिया, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और एचडीएल का घटना, और ब्लड प्रेशर का बढ़ना। इन सभी बीमारियों के एक समूह को मेटाबॉलिक सिंड्रोम का नाम दिया गया है। अब आदमियों को या हमको ये बीमारी अलग अलग स्पेक्ट्रम में हो सकती है। किसी को हो सकता है कि सिर्फ पहला वाला ही हो, उसका पेट बड़ा हुआ हो, बाकी सब ठीक ठाक हो। किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हो। लेकिन अल्टीमेटली धीरे धीरे जो जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम बढ़ता जाता है, क्योंकि ये सारी बीमारियां आपको एक ही व्यक्ति के अंदर दिखाई पड़ सकती हैं। जैसे डायबिटीज है, उनमें ज्यादातर ट्राइग्लिसराइड्स बड़ा होगा, कोलेस्ट्रॉल भी बड़ा होगा, इंसुलिन भी बड़ा होगा। अब इस पूरी प्रक्रिया को जानने के लिए ये जरूरी है कि हमारे शरीर में ग्लूकोज का कंट्रोल होता कैसा है। ज्यादातर लोग उसके बारे में जानते हैं, फिर भी एक बार दोहराना ठीक रहेगा।
जब भी हम खाना खाते हैं तो उससे हमारा ब्लड शुगर बढ़ना शुरू कर देता है। जैसे ही ब्लड शुगर बढ़ता है तो ब्रेन के सेंसर्स इस बात को डिटेक्ट करते हैं कि शुगर का लेवल बढ़ गया है और पैनक्रियाज को हुक्म दिया जाता है कि आप इंसुलिन बनाइए। पैनक्रियाज खून में इंसुलिन छोड़ देता है जिससे इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है। इंसुलिन का काम है कि सेल्स के जो गेट होते हैं उनको खोल देना ताकि ग्लूकोज शरीर के अंदर प्रवेश कर सके या उस सेल के अंदर प्रवेश कर सके। ये सिर्फ काबिलियत सिर्फ इंसुलिन में है और किसी में नहीं है। जब इंसुलिन जो है गेट खोल देता है तो सेल के अंदर ग्लूकोज चला जाता है। सेल को जितना ग्लूकोज चाहिए वो ग्लूकोज ले लेते हैं और अपने गेट बंद कर देते हैं। इस प्रक्रिया में करीब करीब 80% जो ग्लूकोज होता है वो इन्हीं सेल्स के द्वारा पेरिफेरी में ही यूटिलाइज हो जाता है। केवल 20% ग्लूकोज जो है वो लीवर में जाता है, जहां लीवर इसको ग्लाइकोजन में बदलेगा या फैट में बदलेगा। जब एक बार ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल आ जाता है तो फिर ब्रेन के जो सेंसर्स हैं वो पेनक्रियास को बताते हैं कि आप इंसुलिन का सिक्रेशन बंद कीजिए। और इसके साथ ही एक हंगर सेंटर को भी एक मैसेज जाता है। दो हार्मोन्स हैं इसमें, एक लेप्टिन और एक ग्रेलिन। ग्रेलिन जब की मात्रा जब खून में बढ़ जाती है तो हमको भूख का एहसास होता है और लेप्टिन की मात्रा जब बढ़ती है तब हमको तृप्ति का एहसास होता है, यानी उसे अंग्रेजी में सैटाइटी बोलते हैं। और इंसुलिन भी धीरे धीरे फिर कम होना शुरू हो जाता है और इसको लेकिन 3 से 4 घंटे लग जाते हैं या हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो, जबकि इंसुलिन जो है वो फास्टिंग लेवल पे आता है। जबकि ब्लड ग्लूकोज हम जानते हैं, हम सब अपना ब्लड शुगर टेस्ट कराते हैं, उसमें करीब करीब 2 घंटे के अंदर ब्लड ग्लूकोज जो है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। तो ये प्रक्रिया जो है जब जब आप खाना खाएंगे तब तक ये प्रक्रिया दोहराई जाएगी। अब जब भी हम भोजन करते हैं तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है और ये ब्लड शुगर लेवल जो है वो कार्बोहाइड्रेट के कारण बहुत तेजी से बढ़ता है। आप देख रहे हैं इस ग्राफ में कि कार्बोहाइड्रेट की स्पाइक सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद प्रोटीन की स्पाइक धीरे होती है और करीब करीब आधी होती है, और फैट की स्पाइक जो है बहुत ना के बराबर होती है। जब जितनी तेजी से ये स्पाइक बढ़ेगी उतना तेजी से इंसुलिन की स्पाइक भी आएगी, और जो है इसमें पैनक्रियास और लीवर को काम करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, जिससे कि सारा का सारा ग्लूकोज जो है या तो सेल के अंदर चला जाए या लीवर में चला जाए। इसीलिए जब आप ब्रेड खाते हैं जो वो एक बहुत तेज़ी से एक स्पाइक देती है, उतनी तेज़ी से इंसुलिन भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है और सारा का सारा ग्लूकोज जो है ब्लड से सेल में डाल दिया जाता है, जिससे आपको 2 घंटे बाद ही भूख लगना शुरू हो जाता है। जब आपका ब्लड शुगर लेवल करीब करीब 70 के आसपास होता है या उससे कम हो जाता है तो आपको एक भूख का एहसास होता है और आप फिर से खाना खाते हैं। इस तरह से जो बहुत सारे भोजन जो ये फास्ट फूड हैं, मैदा से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, ब्रेड, बिस्कुट्स, आलू, खासतौर पर पका हुआ आलू, राइस, मिल्ड और रिफाइंड ग्रेन्स, हमारे बेकरी के प्रोडक्ट्स, जंक फूड, कमर्शियल फ्रूट जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, इन सब से ब्लड शुगर की स्पाइक बहुत जल्दी बनती है और बहुत ऊंची तक जाती है, जिससे शरीर में इंसुलिन की मात्रा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हम अपना रूटीन देखें, अगर हम अपना रूटीन देखें तो भारतीय लोग जो हैं करीब करीब 6 से 8 स्पाइक जो हैं अपने ग्लूकोज की करते हैं। जैसे सबसे पहले आप बेड टी पीते हैं या मॉर्निंग टी पीते हैं, ज़्यादातर लोग उसमें 1 चम्मच चीनी नहीं डालते, 2-3 चम्मच चीनी भी डालते हैं। कई लोग उसके साथ कुछ स्नैक्स भी लेते हैं, जैसे मारी बिस्किट है या कोई और बिस्किट है। उसके बाद ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट भी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है। जब ब्रेकफास्ट में आपने ब्रेड लिया तो आपका स्पाइक बहुत तेजी से उठा। उसके बाद 10 बजे स्नैक्स, फिर लंच, फिर शाम की चाय, स्नैक्स, फिर डिनर, फिर सोशलाइजेशन मील्स। इसी बीच कोई आपका दोस्त अगर आपके पास आ गया तो आपने एक कोका कोला या कोई भी कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर दिया, आपने वो खा लिया, आपने कोई और स्नैक्स ऑर्डर कर दिया। इस तरह से हमारे शरीर में 6 से 8 या उससे भी ज़्यादा स्पाइक्स रोज हो रही हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये ब्रेकफास्ट की स्पाइक हुई, फिर लंच की स्पाइक हुई, फिर स्नैक्स की स्पाइक हुई, फिर डिनर की स्पाइक्स हुई और फिर स्नैक्स की स्पाइक्स हुई। इस तरह से जब हर बार जब ये स्पाइक होती है तो इस मल्टीपल स्पाइक से क्या होता है वो हम आगे देखते हैं। अब जब हम बार बार खाना खाते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट से रिच फूड,
तो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की स्पाइक्स होती है। अब हमने देखा कि ग्लूकोज तो 2 घंटे में नॉर्मल हो जाता है, लेकिन इंसुलिन को 3 से 4 घंटे या उससे ज़्यादा लगते हैं। इसलिए हमेशा बॉडी का जो ब्लड इंसुलिन लेवल है वो हमेशा बढ़ा रहता है, वो कभी नॉर्मल पे आ ही नहीं पाता। सुबह अगर आपने 7 बजे या 6 बजे चाय पी और स्पाइक्स आना शुरू हो गई, तो 6 बजे, फिर 8, साढ़े 8 बजे, फिर 10 बजे, फिर 1 बजे, फिर 4 बजे, फिर शाम को भी क्या कहते हैं कोई आ गया। इस तरह से दिन भर स्पाइक आने की वजह से इंसुलिन कभी भी अपने नॉर्मल लेवल पे नहीं आ पाता है। और इस स्टेज को हम बोलेंगे हाइपर इंसुलिनीमिया, यानी कि ब्लड में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाना। और इस स्टेज से जब इंसुलिन का लेवल सालों सालों बढ़ा रहता है, तो इससे ब्लड प्रेशर की बीमारी, एथेरोस्क्लेरोसिस और कैंसर का खतरा काफी बढ़ जाता है। आप इसको स्टेज 1 कह सकते हैं, जहां पे सिर्फ एक ही गड़बड़ी है कि जो है इंसुलिन के लेवल बहुत ज्यादा है, जिसमें कि ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल है और इंसुलिन जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब इसके बाद जब ये प्रक्रिया चलती रहती है, तो सेल्स एक लिमिट एक्स हो जाता है कि सेल जब उसके बाद ग्लूकोज नहीं ले सकते। उन्होंने ग्लूकोज भी ले लिया, उसको ग्लाइकोजन में बना दिया, ग्लाइकोजन के बाद फैट में भी डाल दिया। अब वो बोलते हैं कि हम आपसे ग्लूकोज नहीं ले सकते, कृपया करके हमें नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि ब्लड में ग्लूकोज है, तो ब्रेन जो है पैनक्रियास को बार बार हुक्म देता है कि आप इंसुलिन बनाइए, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज अभी बहुत ज्यादा है। ऐसी स्टेज में इंसुलिन लेवल बहुत बढ़ जाता है, जबकि ब्लड ग्लूकोज या तो नॉर्मल होगा या प्री डायबिटिक स्टेज पे आ जाएगा। इस अवस्था को हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, जब सेल्स जो होते हैं वो इंसुलिन का हुक्म मानने से समझिए इनकार कर देते हैं, और और पेनक्रियास को ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है उस ब्लड ग्लूकोज को अंदर सेल के अंदर करने के लिए। इससे लीवर और पेनक्रियास पे बहुत ज्यादा वर्कलोड पड़ता है। अब लीवर के पास भी ग्लूकोज को इकट्ठा ठीक प्रोसेस करने की एक लिमिटेड क्षमता है। तो अब क्या करेगा, उसने ग्लाइकोजन बना दिया, उसके बाद वो फैट बनाता है। और फैट को कहाँ जमा करता है, फैट को जमा करता है हमारे विसरल ऑर्गन्स जैसे हार्ट, लिवर, किडनी, हमारे इंटेस्टाइन्स, उनमें ये जमा होना शुरू हो जाता है। और ये जो विसरल फैट है, ये बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, और ये कुछ ऐसे इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स ब्लड में डालता है, जिससे बॉडी में एक परसिस्टेंस लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन थ्रू आउट रहता है। क्योंकि फैट बहुत ज़्यादा बन रहा है, लीवर उस फैट को ब्लड में भी भेज रहा है, तो हमारा ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ जाता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल और बहुत ज़्यादा पेट का बढ़ना जो है वो हो जाता है। और एक स्टेज आती है जब सेल बोलते हैं कि भैया हम आपसे नहीं ले सकते ज़्यादा ग्लूकोज, और वो अपने दरवाजे हमेशा के लिए बंद करते हैं। इंसुलिन का सिग्नल जो है वो बिल्कुल मानते ही नहीं है। ऐसी स्टेज को बोलेंगे थर्ड स्टेज, जिसमें कि ब्लड ग्लूकोज भी हाई है और इंसुलिन भी हाई है, या ऐसी स्टेज को डायबिटीज, फ्रैंक डायबिटीज हम बोलते हैं। और एक अगली स्टेज आती है कि जब पेनक्रियास इंसुलिन बनाते बनाते थक जाता है, और उसकी कैपेसिटी जो है वो थक जाता है, तो उसको बोलते हैं बर्नआउट स्टेट। अब पेनिसिलिन पेनक्रियास जो है वो ज़्यादा इंसुलिन बना ही नहीं पाता, और अब पेशेंट को हमें बाहर से इंसुलिन की दवाई देनी पड़ती है, इंजेक्शन देने पड़ते हैं, जिससे उसका ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल में रहे। अब स्टेज 1 से लेके स्टेज 3 तक या स्टेज 4 तक कम से कम 25 से 30 साल का वक्त लगता है। तो हम इन बीमारियों को स्टेज 1 पे भी पकड़ सकते हैं, और स्टेज 2 पे भी पकड़ सकते हैं, या स्टेज 3 पे भी पकड़ सकते हैं। तो जो जो हमारा रूटीन चेकअप होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल और ग्लूकोज नॉर्मल आता है, तो हम बड़े खुश होते हैं। लेकिन ब्लड ग्लूकोज अगर अब नॉर्मल आ रहा है, इसका मतलब मेटाबॉलिक सिंड्रोम नाम की जो बीमारी है वो काफ़ी एडवांस स्टेज में आ चुकी है। अब इस हाइपर इंसुलिनिया जो मैंने आपको बताया था, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, आइए देखते हैं। एक तो धीरे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी हो जाती है, इससे डायबिटीज और प्री डायबिटीज ये दोनों बीमारियां हो जाती हैं। इसके बाद जो ये इंसुलिन बढ़ने से जो स्टॉप ईटिंग सिग्नल जाता है ब्रेन में, ये सिग्नल जो है ब्लंट हो जाता है, यानी कि ये रोक दिया जाता है। तो आदमी खाना खाता ही रहता है, उसको भूख लगे ना लगे, लेकिन उसको खाना खाने का मन करता है, जिससे ओबेसिटी या मोटापा बढ़ जाता है। अब इंसुलिन जो है एक ग्रोथ हार्मोन भी है, तो स्मूथ मसल जो है वो आर्टरीज में ज़्यादा बननी शुरू हो जाती है, जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट बीमारियां, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस या हाई ब्लड प्रेशर, इनका खतरा बहुत बढ़ जाता है। किडनी में भी इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं, उसकी वजह से साल्ट को ज़्यादा वो सोखती है, जैसे हम सॉल्ट रिटेंशन बोलते हैं, उससे भी ब्लड प्रेशर का खतरा बहुत बढ़ जाता है।
अब उसके बाद ग्रोथ हार्मोन की वजह से सेल प्रोलिफरेशन होता है, यानी कि सेल जो है संख्या में बढ़ने लगते हैं, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। अब कैंसर का बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है कार्बोहाइड्रेट से लिंक, कि हम सब जानते हैं कि समाज में कुछ 1 से 2% लोग जो है वो आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन इन आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट अपने कंट्रोल में रखता है, उनको गवर्नमेंट कंट्रोल में रखती है। मान लीजिए कि अगर किसी तरह से इन अपराधियों को गवर्नमेंट का ये पॉलिटिकल पैटर्नेज मिल जाए या पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिल जाए, तो अपराधियों की हो जाती है पौबारा, उनकी मौज हो जाती है। उसी तरह से हमारे यहाँ शरीर में कैंसर सेल्स जो हैं उनको कंट्रोल में रखता है हमारा इम्यून सिस्टम। अगर हमारा इम्यून सिस्टम खराब हो जाए या कमजोर पड़ जाए तो कैंसर सेल्स का कंट्रोल कम हो जाता है। अब जब हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है तो समझ लीजिए उनको पॉलिटिकल पैटर्नेज टाइप मिल गया। और जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो खाने पीने का सामान भी बहुत मिल गया। आपको ये बता दूं कि कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो ग्लूकोज में बहुत ज़्यादा तेजी से फलते फूलते हैं। तो अगर हम लो कार्बोहाइड्रेट कैंसर के पेशेंट को दें उस तो उनके कैंसर सेल को काफ़ी हद तक कंट्रोल में रख सकते हैं। इससे जो हमारा ट्रीटमेंट है, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट, उसको और इफेक्टिव या असरदार बनाया जा सकता है। अब ब्रेन में आज के ज़माने में डिमेंशिया या अल्जाइमर डिजीज को टाइप 3 डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं, कि ब्रेन में अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो ये 2 बीमारियां हो सकती हैं। उसके बाद अगर ओवरीज में भी इस इंसुलिन रेजिस्टेंस का फर्क पड़ता है, कि पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज या सिंड्रोम, ये बीमारी जो है लड़कियों में बहुत ज़्यादा पाई जाएगी। अब एक रिसर्च हुई थी जिसमें जो उनके रिसर्चर्स थे उन्होंने ये कोशिश करी कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है और ब्लड ग्लूकोज लेवल को थोड़ा सा रिलेट कैसे करें। तो उन्होंने ये पाया कि अगर आपका ब्लड ग्लूकोज 88 से और 140 के बीच में है तो आपको ब्लड प्रेशर, कैंसर और हार्ट डिजीज का खतरा बहुत बढ़ जाता है। और अगर ब्लड ग्लूकोज 140 के आसपास से ऊपर है तो इसमें स्ट्रोक, डायबिटीज टाइप 2 का खतरा भी और बढ़ जाता है। सो जब हम कहते हैं कि ब्लड शुगर जो है वो 100 से नीचे वैल्यू नॉर्मल है, ये सिर्फ और सिर्फ डायबिटिक डायग्नोसिस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। लेकिन अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपका ब्लड शुगर करीब करीब 88 से नीचे ही होना चाहिए। अब देखिए जो फैटी लिवर डिजीज है उसमें कैसे जो है फैट सेल्स के अंदर ये पीले वाले जो हैं वो फैट जमा हो गए हैं लिवर सेल्स के अंदर, और ये धीरे धीरे लिवर जो है वो फैटी लिवर बनता है, फिर फाइब्रोसिस, फिर सिरोसिस। इस तरह से फैट को जो है एक्सेस कार्बोहाइड्रेट को फैट जो है लीवर जो है वो फैट हार्ट मसल्स में डाल सकता है, हार्ट के अंदर जमा कर सकता है, आर्टरीज में जमा हो जाती है। आप देखिए नॉर्मल आर्टरी है, ये एथेरोस्क्लेरोटिक आर्टरी है, और ये बहुत ज़्यादा एथेरोस्क्लेरोसिस वाली आर्टरी है जिसके अंदर फैट बहुत जमा हो गया है वट एवर रीजन। सो इसको जानने के लिए एक टेस्ट बहुत अच्छा मैंने देखा, वो है CMIT, कैरोटिड मीडिया इंटीमा थिकनेस, जो ज़्यादातर हम लोग करते नहीं हैं। लेकिन इस टेस्ट के द्वारा हम अपनी आर्टरीज की एज पता कर सकते हैं या पता कर सकते हैं कि अथेरोस्क्लेरोसिस का क्या हाल पूरे शरीर में होना चाहिए। कहते हैं कि व्हाट योर आर्टरीज आर, जैसे आपकी आर्टरीज हैं उतने ही स्वस्थ आप भी होंगे। इसके अलावा अगर गर्दन पे काले इस तरह के निशान पड़ जाते हैं तो ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की एक समस्या को दिखाते हैं। और अगर ये स्किन टैग्स इस तरह के होते हैं जिन्हें एक्रोडॉन्स कहते हैं, ये भी जो स्किन टैग्स हैं वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस को ही दिखाते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस नापने के लिए फास्टिंग इंसुलिन और फास्टिंग ग्लूकोज का होना ज़रूरी है, और इसको जो है ये फॉर्मूला मैंने दिया हुआ है। अगर होमा स्कोर 2 से ज़्यादा है तो ज़्यादातर टाइम पे इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन कैलकुलेटर्स भी आ गए हैं जिससे आप अपना इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो ज़्यादा ग्लूकोज की वजह से जो असर होता है वो है ग्लाइकेशन रिएक्शन। आइए देखते हैं कि ये ग्लाइकेशन रिएक्शन है क्या। ये एक प्रोटीन्स और शुगर के बीच में एक रिएक्शन है, और इसकी वजह से जो बुढ़ापा या शरीर उम्र बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेजी से बढ़ती है। ग्लाइकेशन जो है हमारे प्रोटीन्स को डैमेज करता है, जिसकी वजह से हमारे जो आर्टरीज हैं और हार्ट मसल्स हैं और बहुत सारी जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाती हैं। और ये जो ग्लाइकेशन प्रक्रिया से कुछ पदार्थ बनते हैं, सब्सटेंस बनते हैं, जिन्हें एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो ये सब जगह जमा हो जाते हैं, हमारी हड्डियों में, हमारे जॉइंट्स में, मसल्स में, आर्थराइट, इसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस,
कैटरेक्ट, अल्जाइमर्स, पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन, वुंड का ठीक से हील ना होना, स्किन में झुर्रियां पड़ना, ये सब एजीईपी के कारण भी हो सकते हैं। इस तरह से किसी ने कहा है कि अगर जो उम्र जब बढ़ जाती है तो ऐसा कोई अंग नहीं है शरीर का जिसमें कि आप एजीईपी ना दें। अब कितना एजीईपी हम बनाते हैं शरीर के अंदर और कितना हम खाते हैं, क्योंकि एजीईपी जो है, अगर आप कोई भी खाना या भोजन जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है और शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, उसको अगर आप पकाते हैं तो एजीईपी बनते हैं। जैसे मीट के अंदर अगर आप मीट को हाई हीट पे पकाएंगे तो उसमें जो काला काला या उसको स्मोक करते हैं या चार करते हैं, तंदूर में पकाते हैं, तो उससे उसकी एजीईपी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। HB1AC जो है वो आपके शरीर का एक आईना है कि कितना ग्लाइकेशन आपके शरीर के अंदर हो रहा है और आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ कैसी है। ज़्यादातर हम लोग जो हैं वो डायबिटीज़ के को ध्यान में रखते हुए HB1AC का टेस्ट करवाते हैं। जैसे कि अगर H1AC है तो 5.6 से कम है तो उसको नॉर्मल माना जाता है। प्री डायबिटीज़ है तो 5.7 से 6.4, अगर आपका HB1AC 6.4 से ज़्यादा है तो उसको डायग्नोसिस डायबिटीज़ की दी जाती है। और हमको पढ़ाया जाता है कि HB1AC जो है वो 7 होना चाहिए फॉर गुड डायबिटिक कंट्रोल। लेकिन कुछ नई रिसर्चेज आई हैं जो बताती हैं कि अगर नॉन डायबिटिक में भी अगर HB1AC बढ़ता है तो उनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस या हार्ट डिजीज का खतरा बहुत बढ़ जाता है। ये रिसर्च में पाया गया कि अगर HB1AC 5 से 6% बढ़ जाता है तो इन बीमारियों का खतरा करीब 5 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो HB1AC को नाप के हम देख सकते हैं कि हमारा कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का रिस्क फैक्टर क्या है। याद रखिए, HB1AC कंट्रोल बहुत ज़रूरी है और अपने कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना ये इसका एक उत्तर है। इसके अलावा ये जो ग्लाइकेशन प्रोडक्ट्स हैं ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स जो शरीर में हैं उसके द्वारा हटा दिए जाते हैं। लेकिन जब ग्लाइकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स की कैपेसिटी से बाहर हो जाता है। उसी तरह से अगर एक्सेस ग्लूकोज हमारे शरीर में हम खा रहे हैं तो एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत बढ़ जाती है। ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के दौरान कुछ फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के लिए जिम्मेदार हैं और इनकी वजह से एजिंग बहुत तेज हो जाती है। इनको भी हम शरीर जो है एंटीऑक्सीडेंट्स के जरिए शरीर से बाहर कर देता है, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उनकी एंटीऑक्सीडेंट की जो कैपेसिटी है वो इसको झेल नहीं पाती। इसके अलावा अगर एक और प्रक्रिया होती है शरीर में जिसको बोलते हैं लॉस ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। आइए देखते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या है। उससे पहले हम इस वीडियो को देखते हैं। आपने देखा कि जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है तो जो रक्त आर्टेरियल वेसल है वो डायलेट करता है। इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। अब ये जो कंट्रैक्शन और डायलिटेशन की जो प्रक्रिया है वो एक लेयर होती है जिसे बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, जो किसी भी आर्टरी के सबसे अंदर वाले भाग में होती है। ये लेयर आप देख रहे हैं। ये लेयर जो है एक केमिकल सब्सटेंस बनाती है जिससे बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, और उसकी वजह से ही ये डायलिटेशन होता है। अब अगर आप बहुत हाई कार्ब मील खा रहे हैं, आपने कोई मील लिया जिसमें बहुत ज़्यादा ग्लूकोज था या कार्बोहाइड्रेट थे, तो ये जो ग्लाइकोलेक्स लेयर है वो 4 से 6 घंटे के अंदर डैमेज हो जाती है और उसको रिकवरी करने में कम से कम 24 घंटे या उससे ज़्यादा लगता है। तो एक बार आप पार्टी में गए, वहाँ आपने खूब दबा के केक खाए, पेस्ट्रीज खाई, सॉफ्ट ड्रिंक्स पिया, तो आपने अपनी ग्लाइकोकैलिक्स लेयर को नुकसान पहुंचाया। याद रखिए। इसलिए फ्रीक्वेंट पार्टिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, हेल्थ नहीं हार्ट। अब पार्टियां होंगी, आपको जाना भी पड़ेगा, इसलिए अगर आप पार्टियों में जाते हैं या ऐसे जश्नों में जाते हैं तो हाई कार्ब्स फूड जैसे उनको मत लीजिए या कम लीजिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स, केक, मैदा, स्वीट, इन सब का जो है खाना पीना थोड़ा कम करिए। उसके बाद हमने ग्लूकोज के बारे में बात की। अब हम फ्रुक्टोज के बारे में बात करते हैं। फ्रुक्टोज भी एक चीनी है या शुगर है जो फ्रूट्स में ज़्यादातर मिलती है और ये नेचुरल फॉर्म है फ्रूट्स। और टेबल शुगर जो हम चीनी खाते हैं, और एक फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप भी होता है,
उससे भी हमें ये प्राप्त होती है। ग्लूकोज जो है वो 80% पेरिफेरी में होता है, सिर्फ 20% ग्लूकोज जो है वो लीवर में जाता है, लेकिन यहाँ पे 100% फ्रुक्टोज लीवर में जाती है, याद रखिए, जैसे शराब या अल्कोहल जाती है, और लीवर उसको ग्लूकोज में बदल देता है या फिर फैट में बदल देता है। लेकिन फ्रुक्टोज का हमारे शरीर पे कुछ और असर भी पड़ता है, जैसे कि ग्लाइकेशन रिएक्शन जिसके बारे में हमने बात करा, वो फ्रुक्टोज जो है 10 गुना ज्यादा तेज कर देती है, और इससे एजिंग की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है, सेनेसेंस की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है। आपने देखा होगा कि आज लड़के और लड़कियों में प्यूबर्टी बहुत जल्दी आ रही है। पहले जो है लड़कियों में प्यूबर्टी का पहला साइन जो होता है वो मेंस्ट्रुएशन होता है, वो करीब 16-17 साल में होता था। लेकिन आज जो है यही मेंस्ट्रुएशन की प्रक्रिया जो है वो लड़कियों में 9 से 10 साल में भी हो रही है। लड़कों में दाढ़ी मूंछ भी उसी लेट आती थी, लेकिन आज 10वीं और 12वीं के बच्चों में, काफ़ी लड़कों में अच्छी तरह से दाढ़ी मूंछ आ जाती है। इसका जो है ये सब ग्लाइकेशन की वजह से है, फ्रुक्टोज की वजह से भी है। अब जब जल्दी प्यूबर्टी आती है तो बोन ग्रोथ और डेवलपमेंट स्लो हो जाता है। अगर आप इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब तक प्यूबर्टी नहीं थी तब तक शरीर अपनी सारी ऊर्जा जो है शरीर के डेवलपमेंट में लगा देता है, जैसे कि बोन का बढ़ना, उसको उसका चौड़ा होना, उसकी डेंसिटी बढ़ना, मसल्स का बढ़ना। लेकिन जब प्यूबर्टी शुरू हो जाती है तो बोन ग्रोथ रुक जाती है, फिर वो मेंटेनेंस फेज में आ जाती है, और मेंटेनेंस और सारा ध्यान शरीर का अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ में लग जाता है। इसलिए अर्ली प्यूबर्टी से हम जानते हैं कि पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बहुत बढ़ जाता है। इसके अलावा फ्रुक्टोज जो है वो शरीर लीवर में इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रक्रिया को बढ़ाता है, शरीर में यूरिक एसिड बढ़ाता है। यूरिक एसिड को एक्चुअली फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म के दौरान ही यूरिक एसिड पैदा होता है। ज़्यादातर लोग हम समझते हैं कि यूरिक एसिड जो है वो प्रोटीन खाने से होता है, लेकिन मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो है वो फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म की वजह से है, और इसी की वजह से ट्राइग्लिसराइड्स भी शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और एक जो बात है, सबसे ज़रूरी बात है फ्रक्टोज की, कि ये ब्रेन में जो सिग्नल जाता है कि ये खाना पीना आप बंद करिए, हमारे पास बहुत ये एनर्जी है, उसको ब्लंड कर देता है। और एक पाथवे जो है रिवार्ड, जैसे अल्कोहल में एक रिवार्ड पाथवे होता है, आपको शराब पी के अच्छा लगता है, वैसे ही आप जब फ्रक्टोज का सेवन करते हैं तो आपको अच्छा लगता है। इसीलिए अगर आपका पेट भरा हुआ हो और मैं आपको एक केक या आइसक्रीम का ऑफर दूं, तो ज़्यादातर लोग उसको मना नहीं कर पाते, क्योंकि ब्रेन का स्टॉप ईटिंग जो प्रोसेस सिग्नल है वो ब्लंट हो गया है और रिवार्ड पाथवे इवोक हो गया है। अब सवाल उठा कि जब फ्रुक्टोज इतना डेंजरस है तो क्या फ्रूट खाना अच्छा है, या इसके बारे में हम मैं आपका जवाब इसको इसका जवाब मैं आपको तब दूंगा अगर आप में से कोई मुझसे क्वेश्चन आंसर सेशन के दौरान ये सवाल पूछता है। अब जो टेबल शुगर है, जो हम चीनी जिसे बोलते हैं, ये आधा ग्लूकोज है और आधा फ्रक्टोज है, और ग्लूकोज के प्रेजेंस में फ्रुक्टोज 7 गुना ज़्यादा उसका एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है, और जिसकी वजह से लीवर पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है। ये एक टॉक्सिक कॉम्बिनेशन है। पहले लोग मानते थे कि चीनी खाना जो है कोई हार्मफुल नहीं है, सिवाय इसके कि अगर आप मीठा खाते हैं तो आपके दांत में कैरीज हो जाती है। लेकिन अब धीरे धीरे लोग इस बात के लिए जागरूक हो रहे हैं, और धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। इसी इसी के मद्देनजर WHO ने भी कहा कि आपको अपनी जो है शुगर कंजम्पशन लिमिट मेल्स में 9 चम्मच और फीमेल्स में 6 चम्मच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बच्चों को इसके बीच में। लेकिन अगर आप देखेंगे कि हम बहुत ज़्यादा चीनी खाते हैं, जैसे जो भी प्रोडक्ट बाजार में फैट फ्री और कोलेस्ट्रॉल फ्री मिलता है वो चीनी से भरा हुआ है। यहाँ तक कि जो हमारा पतंजलि है वो भी जो प्रोडक्ट बेचता है फैट एंड कोलेस्ट्रॉल फ्री, उसमें भी बहुत चीनी होती है। तो चीनी हर जगह है, सिर्फ नाम अलग अलग है। जैसे आप देखिए टोमेटो सॉस, इसके अंदर 100 ग्राम टोमेटो सॉस में करीब 26 ग्राम चीनी होती है, यानी कि 5 से 6 चम्मच चीनी इसके अंदर है। मूसली फ्रूट मैजिक, उसकी एक सर्विंग में 1 चम्मच चीनी आपको मिल जाएगी। जो मॉल्ट फूड्स जो हैं जैसे बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, ये सारी जो हैं जो अपने आप को बहुत हेल्थ ड्रिंक के तौर पे बेचते हैं, लेकिन इसमें तीन हर सर्विंग में करीब 20 ग्राम में करीब 3 चम्मच जिससे बोलते हैं, उसमें 3 चम्मच के आसपास चीनी है। यानी कि जब आप बच्चों को मॉल्ट फूड देते हैं तो आप जो है उनको बेसिकली महंगी चीनी खिला रहे हैं। उसके बाद जितने भी ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं,
इन सब में भी हर सर्विंग में करीब 2 से 3 चम्मच चीनी होती है। बिस्किट्स, अब एक बिस्किट के 3 कुकीज़ के एक पैकेट में करीब-करीब 14 ग्राम या 3 चम्मच चीनी के आसपास होती है। कैडबरी डेयरी मिल्क जैसी और भी प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें आधे बार में करीब 3 चम्मच चीनी आपको खाने को मिलेगी। 300 ml जो है वो कोका कोला या पेप्सी कोई भी कंपनी हो सकती है, उसका कैन जो है उसमें 808 चम्मच चीनी है, याद रखिए। फ्रूट जूस, इसमें भी बहुत ज़्यादा चीनी है। आप एक बॉटल अगर फ्रूट जूस की लेते हैं तो उसमें करीब-करीब 33 ग्राम शुगर और एक छोटा जो टेट्रा पैक टाइप जो आते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स फ्रूट जूस वाले, उसमें भी करीब 13 ग्राम शुगर होती है। तो अगर आप ये सब लेते हैं तो इसकी वजह से हमारा जो है चीनी का कंज़म्पशन बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। अब हम बात करते हैं प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड या जैसे कि केक, पेस्ट्री उस सबको बहुत पसंद है। लेकिन इनके हेल्थ इफ़ेक्ट्स बहुत ख़राब हैं। जैसे ज़्यादातर जो प्रोसेस्ड फूड है या फ़ास्ट फूड है उसमें मैदा होगा, व्हाइट फ्लोर, नमक बहुत ज़्यादा होगा या शुगर बहुत ज़्यादा होगी, चीप ऑयल, रिफाइंड ऑयल्स होंगे और बार-बार उसको गरम करके लोग देते रहते हैं। मैदा और शुगर की वजह से ब्लड शुगर लेवल बहुत तेज़ी से ऊँचा उठता है, बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। अब आप देखिए अगर आप ब्रेड खाते हैं और आप रोटी खाते हैं, तो ब्रेड खाने से आपका ब्लड शुगर का स्पाइक बहुत ज़्यादा जल्दी बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, रोटी में उतना नहीं बनेगा क्योंकि रोटी में फाइबर है। उसी तरह से जब आप फ्रेश फ्रूट लेते हो या फ्रूट जूस लेते हो, तो फ्रूट जूसेस से आपका ब्लड शुगर का स्पाइक बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। इसलिए हमें फूड ग्रोन जो हैं, उनको खाना चाहिए, ना कि फूड मेड जो फैक्ट्री में बन के आते हैं। अब इस शार्प स्पाइक की वजह से जैसे हमने जाना कि लीवर और पैनक्रियाज में एक सुनामी जैसी आ जाती है। दोनों को इमरजेंसी मोड में काम करना पड़ता है क्योंकि अधिक जो ग्लूकोज़ है वो शरीर के लिए नुकसानदायक है। उसको हर तरह किसी भी तरह से ग्लूकोज़ को हमें ब्लड से हटा के सेल्स के अंदर डालना होता है। अब इस प्रोसेस्ड फूड्स की वजह से हमारा गट का जो माइक्रोबायोम है, वो अल्टर्ड हो जाता है। अच्छे वाले कम हो जाते हैं, बुरे वाले बढ़ जाते हैं। और बहुत सारी बीमारियाँ जैसे कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, थायराइड की बीमारियाँ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, एलर्जिक डिसऑर्डर्स, जीआईटी डिसऑर्डर्स, इन सब का लिंक जो है वो गट बायोम की के साथ संबंधित है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है ये बहुत ही अनबैलेंस्ड है न्यूट्रिशन में। जैसा कि आपको अगर प्रोटीन पावर के वेबिनार में देखा था, जब हम व्हीट को यानी गेहूं को मैदा में बदलते हैं तो करीब करीब 80% विटामिन और मिनरल्स पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं और स्टार्च की जो मात्रा है वो 250 गुना से बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि भारत में 50 से 60% जो हैं इंडियंस वो विटामिन बी और डी डेफिशिएंसी के शिकार हैं। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा मात्रा में चीनी का सेवन या फास्ट फूड का सेवन बढ़ रहा है। तो जब हम प्रोसेस्ड फूड और फास्ट फूड को लंबे समय तक रेगुलरली खाते हैं तो हमें ओबेसिटी, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और बहुत सारी बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। याद रखें कि जो भी भोजन, जो भी फूड ब्लड शुगर का बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, उससे हाइपर इंसुलिनिमिया होती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। अब बात करते हैं, आपने सबने ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में सुना होगा। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और प्रोटीन्स प्रोडक्ट्स, इनका जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और ग्रेन्स जो हम अनाज खाते हैं इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें जो है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीडियम या लो जीआई वाले खानों को ज़्यादा खाना चाहिए और हाई जीआई वालों को कम खाना चाहिए। अब इसमें दो चार चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज ओट मील्स को बड़ा ही प्रमोट किया जाता है कि ये हाई फाइबर डाइट है, लेकिन ओट मील का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 87 है जो हाई में आता है। ब्रेड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो व्हाइट ब्रेड आप खाते हैं बड़े ही चाव से, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 के बराबर है। मूसली, इसका भी बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। तो ओट मील या मूसली या ब्रेड ये ग्लूकोज खाने के जैसा ही है। आलू और राइस, इन सबको जनरली अगर आप देखें हमारी कहावतों में कहा जाता है जिसको डायबिटीज़ है उसको आलू नहीं खाना चाहिए और राइस नहीं खाना चाहिए। इसमें कुछ सच्चाई है क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है और जब आप ज़्यादा खाते हैं तो आपको ओबेसिटी या डायबिटीज़ आपकी बढ़ सकती है। अगर हम आलू या राइस को पहले बनाएं, पकाएं और रात भर फ्रिज में लेके उसको ठंडा करें
तो उससे उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम हो जाता है। अनाज को, सीरियल्स को और पल्सेस का अगर हम मिक्सचर खाएं, जो हम आमतौर पे भारत में खाते हैं, उससे भी उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। यहाँ पर एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आइसक्रीम है, इसको जो है 61 इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। इसका मतलब क्या डायबिटीज का पेशेंट आइसक्रीम खा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आइसक्रीम में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है, क्रीम बहुत ज़्यादा है। अभी हम आगे देखेंगे कि कोई भी मिक्सचर जिसमें फैट बहुत ज़्यादा है और कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक कॉम्बिनेशन है। अगर ये जो रेसिपी है, ये डिजास्टर वाली रेसिपी हम खाते हैं, जैसे इसमें कोल्ड ड्रिंक है हाई शुगर, इसमें फैट भी है, इसमें प्रोटीन्स भी हैं, इसमें रिफाइंड ऑयल्स भी हैं, और ये खास तौर पे बड़ी बड़ी कंपनियां बच्चों को टारगेट करती हैं। फैट और कार्ब्स का कॉम्बिनेशन जो है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। याद रखें, आपका जो पेट की जो गर्थ है, वो आपके शरीर के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस और आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ का आईना है। ये दर्शाती है कि आप कितने मेटाबॉलिकली हेल्थी हैं। अगर आपकी कमर का, पेट का गर्थ जो है वो 37 इंच पुरुषों में और महिलाओं में 32 इंच, इससे अगर ज़्यादा है तो आप हार्ट डिजीज, डायबिटीज, फैटी लीवर और सारी जो बीमारियां हमने बात करी मेटाबॉलिक सिंड्रोम के संबंध में, उन सब का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, आपका रिस्क बढ़ जाता है। और अगर आपकी कमर 102 से ऊपर है और महिलाओं में 88 सेंटीमीटर से ऊपर है, तो ये खतरा कई गुना ज़्यादा जाता है। अगर आप बाजार में चले जाएं और अपने आसपास नजर फैलाएं, तो ये बढ़ी हुई पेट वाले बहुत लोग आपको मिलेंगे। बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है यंग यंग लड़कों में, जिनकी उम्र 25-30 साल है, उनमें भी आप देखेंगे कि उनकी पेट जो है वो बाहर निकल रहा है, और ये सब मेरे हिसाब से कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से है। याद रखिए, अपना फेस टू हिप रेशियो, कमर और कूल्हे का जो माप है, उसको पुरुषों में वो 1 से कम होना चाहिए और महिलाओं में 0.8 से कम होना चाहिए। वेट जो है वो बहुत मिसलीडिंग है। मुझे याद है कि हमारे कुछ स्टाफ थे जिनका पेट बहुत बड़ा हुआ था, तो मैंने उनको बोला आपका पेट बहुत बड़ा हुआ है, तो उन्होंने बोला सर मेरा वेट बिल्कुल ठीक है, कोई कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर आपका पेट बड़ा हुआ है और वेट ठीक है, तो याद रखिए कि 40% ऐसे जो लोग हैं जिनका वेट नॉर्मल है, उनको भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। ऐसे लोगों को डॉक्टर रॉबर्ट लस्टिक ने टोफी नाम दिया, यानी कि थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। और खुशखबरी जो है, जो लोग मोटापे के शिकार हैं, कि 20% मोटापे के मोटे लोग जो हैं वो मेटाबॉलिकली हेल्दी होते हैं। उनको मैंने उनको नाम दे दिया फैट आउटसाइड थिन इनसाइड, यानी कि 40। तो अगर आदमी, ऐसे लोग ओबेस हो सकते हैं, लेकिन मेटाबॉलिकली पैरामीटर्स उनके सारे के सारे नॉर्मल होंगे। अब बात होती है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की। एक फैशन है कि आप जो है आर्टिफिशियल, किसी ज़माने में लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर लेते थे, और अभी कोका कोला वगैरह बड़ी कंपनियों ने भी अपने कैलोरी इंटेक को बहुत कम कर दिया, शुगर कंटेंट को उन्होंने कम कर दिया है। और अब स्टीविया की बात करते हैं लोग, कि स्टीविया जो है वो नेचुरल है और ये बहुत सेफ है। मेरे विचार से कि कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर सेफ नहीं है। ये सब जो है, कोई भी स्वीट जो है, टेस्ट वाला चीज़, उसका असर शरीर में शुगर जैसा ही होता है करीब करीब। ये कुछ रिसर्च मैंने मेरे हाथ लगी, जिसमें उन्होंने लो कार्बोहाइड्रेट डाइट्स को टेस्ट किया था, और उन्होंने पाया कि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम को इम्प्रूव करने में बहुत मदद करता है। ये इनके बारे में ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। अब हम क्रक्स पे आते हैं, कि आपने देखा होगा कि दो स्कूल ऑफ थॉट इस वक्त दुनिया में चल रहे हैं। एक सैचुरेटेड फैट्स को ब्लेम करता है कि सैचुरेटेड फैट मत खाना, क्योंकि इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और कोलेस्ट्रॉल से हार्ट डिजीज होती है। और दूसरे जो है वो ब्लेम करते हैं कार्ब्स को, कि कार्ब्स की सैचुरेटेड फैट से ये प्रॉब्लम नहीं है, कार्ब्स से ये प्रॉब्लम है। अब इसमें से कौन सही है, ये बड़ा टेढ़ी है। आइए हम इनको मिलाने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। जब भी हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से कैलोरीज लेंगे, तो एक हमने देखा कि ब्लड शुगर स्पाइक्स बहुत ज़्यादा आएंगी, उससे डी नोवो फैटी सिंथेसिस होगी। अब ये डीएनएल, जो डी नोवो फैटी सिंथेसिस वो होगी, भले ही कैलोरी इंटेक नॉर्मल हो या कम हो, लेकिन फूड जो हाई जीआई है या हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप खाते हैं,
तो ये DNL होगा ही होगा। इसलिए अगर आदमी लो फैट डाइट और हाई कार्ब डाइट ले रहा है और उसको पहले से ही कोई प्रॉब्लम है, तो उसका जो है एग्जिस्टिंग मेटाबॉलिक प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अब एक्सेस कार्बोहाइड्रेट जो है फैटी एसिड बनाते हैं, और उसके ऊपर अगर हम सैचुरेटेड फैट भी खाते हैं तो फैट की मात्रा शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर कोई आदमी हाई कार्ब डाइट ले रहा है तो तब लो फैट डाइट इज ओके। लेकिन लो फैट डाइट के अपने नुकसान हैं। अगर आप फैट बिल्कुल नहीं खाते कई लोग, तो उससे उसको विटामिन की डिफिशियंसी होने का बहुत खतरा है, क्योंकि कई विटामिन हैं जैसे A, D, E, इनके इनको अब्जॉर्व करने के लिए फैट की जरूरत होती है। अब सवाल उठा कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स ही हमारी इस बीमारियों के लिए जिम्मेदार हैं, तो हम क्या करें कि कैसे अपने अपने खान पान में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम करें। तो अगर 2000 कैलोरी डाइट है, तो अगर बहुत लो कार्ब डाइट खाते हैं तो 250 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट। लो कार्ब डाइट जो है उसमें करीब 130 ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट होता है। मॉडरेट 26 से 45, और अगर 45 से ऊपर है तो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाते हैं। भारत में लोग हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाते हैं, क्योंकि हमारी ज़्यादातर डाइट वो है, वो कार्बोहाइड्रेट रिच है। अब क्या करें हम? पहले बात नंबर 1 कि आप उन्हीं भोजन को लीजिए, उन्हीं खाद्य पदार्थों को या फूड्स को खाइए जो ग्रो करते हैं, बनाए नहीं जाते। जैसे गेहूँ है, गेहूँ का मिनिमम प्रोसेसिंग हम करते हैं आटे के रूप में। तो आप गेहूँ के चक्की आटे की रोटी आप खाइए, प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब वो गेहूँ फैक्ट्री में उसको व्हाइट फ्लोर या मैदा बनाते हैं, और मैदे से जब सारी चीज़ें बनती हैं प्रोसेस फूड, तो वो हमारी सेहत को बहुत इफेक्ट करेगा। उससे जो है स्पाइक्स बहुत ज़्यादा आएंगी। इसीलिए प्रोसेस फूड, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, स्वीट और एक और SSB मीन्स शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस, इनका इस्तेमाल कम से कम किया जाए। आपको लो GI फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। GL होता है ग्लाइसेमिक लोड, इसको छोड़ दीजिए। अपना चीनी जो हम खाते हैं इसका इस्तेमाल कम से कम करिए। सिर्फ चाय के लिए आप या कॉफ़ी को मीठा करने के लिए कर सकते हैं, वो भी 3 से 4 चम्मच तक। WHO की जो 9 चम्मच की अपर लिमिट है वो बहुत ज़्यादा है। आपको मिड मील स्नैकिंग नहीं करनी चाहिए मिनिमम, और अगर ज़रूरत पड़ जाए तो सिर्फ प्रोटीन रिच, जैसे आप चने ले सकते हैं भुने हुए, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी है, तो नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स, या मूंगफली खा सकते हैं या कुछ ऐसा ही कुछ और। हमने इसके लिए एक 80-20 रूल बनाया कि अगर आपको डायबिटीज़ है या ऐसी बीमारियां हैं, तो आप 80 दिन, 100 में से 80 दिन जो है वो इस डाइट को खाइए, 20 दिन थोड़ा बहुत, इसे चीट डाइट बोलते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हेल्दी हैं तो 80-20, और अनहेल्दी हैं, आपको डायबिटीज़ है, तो 90-10 ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद फास्टिंग भी एक अच्छा तरीका है अपने शरीर में कार्बोहाइड्रेट इंटेक को कम करने के लिए। अब व्रत के दिन या उपवास के दिन हम लोग खूब चाय पीते हैं, खूब दूध खाते हैं, खूब फ्रूट्स खाते हैं, कई लोग खीर भी खाते हैं, शाम को फिर खीर खाते हैं। इससे जो है शरीर, हमारे लीवर और पैनक्रियास को कोई रेस्ट नहीं मिलता। फास्टिंग का मकसद है कि आपको अपना लीवर और अपना पैनक्रियास, उनको आराम देना है। आज उसका, जैसे कहते हैं ना, एडम डे हो गया। अब हम ब्लड शुगर स्पाइक्स कैसे कम कर सकते हैं अपने भोजन में, ये कुछ टिप्स मैंने देखे, पता किए। जैसे आपको मैंने बताया कि लो GI फूड्स खाइए, जैसे दालें हो गया, इनसे जो है ब्लड शुगर कंट्रोल में बहुत मदद मिलती है। अगर आप खाने के साथ अगर थोड़ा फ्रूट भी खाएं, तो आपको ब्लड शुगर स्पाइक कम करता है। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर हम खान फ्रूट्स को हमें खाली पेट ही खाना चाहिए, जो ओके, लेकिन ये देखा गया है कि फ्रूट्स को अगर आपने खाने के साथ खाएंगे तो उसका ब्लड शुगर रिस्पॉन्स थोड़ा कम होता है। राइस और पोटैटो और भी जो स्टार्च वाले खाने हैं, उनको आप पकाइए, चिल कीजिए और ओवरनाइट फ्रिज में रखिए। इससे उनके अंदर स्टार्च का जो प्रोसेस है, वो रेजिस्टेंट स्टार्च में बदल जाता है। और अगर उसके साथ अगर आप विनेगर की 1 चम्मच भी खाते हैं, तो ये डबल इफेक्ट होता है। उसके बाद अगर अपने खाने में 2 चम्मच अगर आप सिरका इस्तेमाल करें, तो उससे भी शुगर स्पाइक 20% तक कम हो सकती है। बेरीज जैसे स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरीज है, इनको खाने के साथ, भोजन के साथ लें, तो इससे भी जो है स्पाइक कम हो जाती है। 2 प्याज अगर छोटे वाले, मतलब मीडियम लेवल प्याज अगर आप खाते हैं, तो उसका इफेक्ट एंटी डायबिटिक ड्रग्स के जैसा ही होता है। ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स को कम करने के लिए आप जिंजर की चाय पी सकते हैं। सिर्फ जिंजर की चाय का मतलब है पानी में जिंजर उबाल लिया, उसको पीजिए। दालचीनी, सिनेमन टी, ये भी कम करती है। और एक ग्रीन टी जिसमें चीनी ना पड़े,
वो 20% तक ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स कम कर सकती है। एक कैमोमाइल टी भी होती है, उससे भी आप अगर खाने के बाद इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी ब्लड शुगर की स्पाइक को कम किया जा सकता है। जो हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल की जो क्षमता है वो धीरे धीरे दिन के साथ साथ कम हो जाती है। अगर आपने एक खाना 8 बजे सुबह खाया और एक खाना वही खाना आपने अगर रात को 8 बजे खाया, तो रात को जो 8 बजे आपने खाना खाया है उसका ब्लड शुगर स्पाइक या उसका ब्लड शुगर रिस्पॉन्स एकदम अलग होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए अगर आपको हाई ऐसा खाना है तो ब्रेकफास्ट सबसे अच्छा तरीका है, और लंच को भी जल्दी खा लेना चाहिए। और रात को जो कहते हैं कि आप बिल्कुल पुअर बेगर की तरह खाना खाइए, कम खाइए और कार्बोहाइड्रेट रिच खाना नहीं खाना है। और डिनर के बाद या खाने खाने के बाद अगर आप कुछ नहीं तो कम से कम 10 मिनट का अगर भी वॉक करते हैं तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा। और अगर आप डिनर के बाद अगर आधा घंटा अगर आप वॉक करते हैं तो उससे आपकी ब्लड शुगर स्पाइक जो है 30% तक कम हो सकती है। ये कैमोमाइल पौधा है जो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन में हमने ये सब वेट रिडक्शन, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर उनको कंट्रोल करने का एक डाइट में क्या होना चाहिए इस सवाल का जवाब तलाशा है और हमें मिला है। तो क्रक्स ये है कि हमें उन कार्बोहाइड्रेट्स को नहीं लेना है जिनसे ग्लूकोज की स्पाइक बहुत फास्ट होती है, क्योंकि उसकी वजह से इंसुलिन की स्पाइक भी बन जाती है। आपको अपने लीवर और पेनक्रियास को क्रोनिक ओवरलोड जो हो जाता है इनकी वजह से, उससे बचाना है। तो अगर आपको किसी को भी इन सब बीमारियां ये सब बीमारियां हैं जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का ही एक रूप है, तो उनको अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट स्पाइक्स, शुगर स्पाइक्स और कार्बोहाइड्रेट को कम करना है। ये कुछ स्लाइड्स है जो कुक्ड फूड की हम बताते हैं कि आपको कितना उसमें कैलोरी, प्रोटीन है। ये ऑलरेडी मैंने पिछले वेबिनार में आपको दी हुई हैं और इसको भी हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में। अब एक और बड़ी फिलॉसफी है जो मैंने देखी है लोगों में कि पार्टी हार्ड एंड वर्कआउट हार्ड, मतलब खाओ जो मर्जी, कुछ नहीं 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले जाएंगे। ये एक बैड फिलॉसफी है कि पार्टी हार्ड एंड वर्कआउट हार्ड और ईट एवरीथिंग इन मॉडरेशन, ये एकदम बैड फिलॉसफी है। याद रखिए, एक्सरसाइज जो है वो बैड डाइट का इफेक्ट मिटिगेट नहीं कर सकती। इसका एक क्लासिकल उदाहरण है कि एक जिम फिक्स करके थे 1932 में, एक थे जो यंग मैन थे, तो वो दो सिगरेट, पैकेट सिगरेट, खूब जंक फूड खाते थे उस जमाने में, खाया तो और वो बहुत मोटे हो गए, 99 किलो। बाद में उनको थोड़ा सा आभास हुआ कि मैं मोटा हो गया हूँ, तो उन्होंने अपनी आदतें बदली और वो मैराथन रनर बन गए। और उसके बाद उन्होंने किताब भी लिखी, द कंप्लीट बुक ऑफ रनिंग। लेकिन दुर्भाग्यवश 52 साल की उम्र में उनको एक मैसिक हार्ट अटैक में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे एग्जाम्पल आपको बहुत से मिलेंगे जिसमें आपको सडनली कोई किसी के मरने की खबर मिली और आप बोलते हैं वो बंदा तो बहुत फिट था, उसको हार्ट अटैक कैसे हो गया। इन सब का आंसर है कि एक्सरसाइज से जो है बैड डाइट के इफेक्ट को या फर्टी लाइफस्टाइल के इफेक्ट को कम नहीं कर सकती है। तो फाइनल टेक अवे है कि रिफाइंड कार्ब्स और प्रोसेस्ड फूड्स हमको बीमार कर रहे हैं। आपको नेचुरली अकरिंग कार्ब्स खाने हैं। शुगर टॉक्सिक है, इसका यूज कम से कम करें। अपने शरीर में शुगर और इंसुलिन के स्पाइक को कम करना है, जिससे आपको आपकी डायबिटीज़ या मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है बीमारियां, वो कंट्रोल में आ जाएं या ठीक हो जाएं। और आपका जो पेट है वो आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ का आईना है। अपने पेट को का ध्यान रखें, उसको मोटा ना होने दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ध्यानपूर्वक ये बात सुनी। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर अगर आप बहुत अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप मेरा ब्लॉग भी देख सकते हैं, poshansiksha.com। अगला वेबिनार हम फैट लिपिड्स पे बात करेंगे, जिसकी डेट्स आपको मैं बाद में बताऊंगा। दिवाली जोशी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने इसका लाइव स्ट्रीम करने के लिए अपने अथक प्रयास किए। और अगर आपका कोई सवाल हो तो मैं उसका जवाब देना अपना सौभाग्य समझूंगा।